सोचिए, दशकों तक भारत की सड़कों पर एक एक अनजान सीरियल किलर का साया मंडराता रहा। एक ऐसा कातिल जो अंधेरे में शिकार करता था और पीछे कोई सुराग तक नहीं छोड़ता था। तो चलिए, आज पड़ताल करते हैं भारत के सबसे कुख्यात और रहस्यमयी मामलों में से एक की, द स्टोन मैन। सबसे पहले जरा इस मामले के स्केल को देखिए। ये अपने आप में ही चौंकाने वाला है। लगभग 3 दशकों तक फैला हुआ आतंक, 3 अलग अलग राज्यों में 35 से ज्यादा हत्याएं। और सबसे डरावनी हकीकत क्या है जानते हैं? वो कातिल कभी पकड़ा नहीं गया। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस खौफ की कहानी बताते हैं जो आज भी एक अनसुलझी पहेली है। तो इस कातिल को ये नाम मिला कहां से? द स्टोन मैन। ये नाम निकला कलकत्ता से, जहां उसका आतंक अपने चरम पर था। मीडिया ने उसके कत्ल करने के तरीके को देखकर उसे ये नाम दिया, द स्टोन मैन। और बस ये नाम हमेशा हमेशा के लिए इस अनसुलझी पहेली का हिस्सा बन गया। लेकिन रुकिए, ये खूनी खेल कलकत्ता में शुरू नहीं हुआ था। इसकी जड़ें कहीं और थीं। कहानी हमें वापस ले जाती है मुंबई की गलियों में, जहां स्टोन मैन ने पहली बार अपने भयानक इरादों को अंजाम दिया था। साल था 1985। मुंबई के सायन इलाके में अचानक बेघर लोगों की लाशें मिलनी शुरू हुईं। और ये कोई 1-2 घटनाएं नहीं थी, ये एक ऐसा डरावना सिलसिला था जो पूरे 2 साल तक चला। 1987 में तो एक शिकार चमत्कार से बच भी गया, लेकिन हमलावर अंधेरे में गायब हो गया। और फिर 1988 में अचानक सब बंद हो गया। जैसे शुरू हुआ था वैसे ही रहस्यमयी तरीके से खत्म। तो मुंबई में इस पहली लहर में स्टोन मैन ने कुल 12 लोगों की जान ली। सोचिए, पूरे 12 लोग! ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये उस आतंक की पहली दस्तक थी जिसने शहर में खौफ भर दिया था। भले ही तब किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अब जो बात इस केस को और भी ज्यादा खौफनाक बनाती है, वो था कातिल का एक खास तरीका, उसका सिग्नेचर। मतलब हर हत्या बिल्कुल एक ही पैटर्न पर की गई थी। उसका निशाना कौन होता था? सुनसान जगहों पर अकेले सो रहे बेघर लोग। हथियार एक भारी भरकम पत्थर। और अंजाम सिर पर एक ही जानलेवा वार। ये क्रूरता और ये पैटर्न, यही उसकी पहचान बन गया। मुंबई में तो खामोशी छा गई, लेकिन स्टोनमैन गायब नहीं हुआ था। वो बस शहर बदल रहा था, और इस बार वो और भी ज्यादा खूंखार रूप में सामने आया। आतंक का नया केंद्र बना कलकत्ता, और यहीं से ये कहानी एक लोकल क्राइम से निकलकर नेशनल सेंसेशन बन गई। तो देखिए, मुंबई के बाद आतंक ने कलकत्ता में दस्तक दी। टाइम और जगह तो बदल गए थे, लेकिन जो नहीं बदला वो था कत्ल का तरीका और शिकार का प्रोफाइल। ये इतना ज्यादा मिलता जुलता था कि पुलिस के दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगा, क्या मुंबई और कलकत्ता दोनों शहरों का कातिल एक ही इंसान है? और कलकत्ता में तो उसने कहर ही बरपा दिया। सिर्फ 6 महीनों के अंदर 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये मुंबई से कहीं ज्यादा तेज और खौफनाक था। पूरा शहर सच में एक अनदेखे दुश्मन के साये में जी रहा था। और ये हत्याएं भी रैंडम नहीं थीं। ज्यादातर वारदातें शहर के एक ही हिस्से में हो रही थीं, सेंट्रल कलकत्ता में, हावड़ा ब्रिज के पास। मतलब कातिल ने शहर के दिल को ही अपना शिकारगाह बना लिया था, जहां रात में हजारों बेघर लोग सोते थे। उसके लिए ये आसान शिकार थे, जिनका कोई नाम पता नहीं था। तो चलिए, अब इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे उलझे हुए सवाल पर आते हैं। सवाल यह है कि आखिर ये कातिल कभी पकड़ा क्यों नहीं गया? वो सिस्टम के लिए एक भूत जैसा था, जो आता, अपना काम करता और अंधेरे में गायब हो जाता। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हर किसी को परेशान करता है। मतलब कैसे कोई कातिल इतनी बार हमला करके बस हवा में गायब कैसे हो सकता है? इतनी लाशें गिरने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों थे? इसकी कई वजहें थी कि पुलिस की जांच क्यों एक डेड एंड पर पहुंच गई। पहली बात तो ये कि कोई चश्मदीद गवाह ही नहीं था जो कातिल का हुलिया बता सके, कोई भी नहीं। दूसरी बात, जो शिकार थे वो इतने गुमनाम थे कि उनकी पहचान तक करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और हाँ, उस दौर में फोरेंसिक साइंस भी आज जितनी एडवांस नहीं थी। जिन कुछ लोगों पर शक हुआ भी, उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत ही नहीं मिल पाया। देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें पीड़ितों की सामाजिक हालत को समझना बहुत जरूरी है। ये जो फुटपाथ निवासी होते हैं, ये समाज के वो लोग हैं जिन्हें अक्सर कोई देखता ही नहीं। वो अदृश्य होते हैं। उनकी न कोई खास पहचान होती है, न कोई उन्हें ढूंढने वाला होता है। और यही बेबसी, यही गुमनामी स्टोन मैन का सबसे बड़ा हथियार थी। वो ऐसे लोगों को चुन रहा था जिनके गायब हो जाने से सिस्टम में कोई हलचल ही नहीं होती।
कहते हैं ना, जब कोई केस सुलझता नहीं है तो वो क्राइम फाइल से निकलकर एक कहानी बन जाता है। स्टोनमैन का केस भी बस एक आपराधिक घटना नहीं रहा, ये एक शहरी किंवदंती बन गया, एक डरावनी लोक कथा जो पीढ़ियों तक सुनाई जाने वाली थी। और ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। सोचिए, सालों बाद 2009 में असम के गुवाहाटी में ठीक उसी तरीके से हत्याएं फिर से होने लगी। अब सवाल ये था कि क्या ये वही स्टोनमैन था जो इतने सालों बाद लौटा था, या फिर कोई उसकी नकल कर रहा था? इस सवाल ने इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। जब हकीकत में जवाब न मिले तो अक्सर फिक्शन उसकी जगह ले लेता है। इस अनसुलझे रहस्य ने सिनेमा को भी अपनी तरफ खींचा। द स्टोनमैन मर्डर्स और बंगाली फिल्म बाईशा श्रावण जैसी कई फिल्मों ने इस कहानी को बड़े पर्दे पर उतारा, जिससे इसकी लेगेसी और भी मजबूत हो गई। फिल्म द स्टोनमैन मर्डर्स के डायरेक्टर का ये बयान मुझे लगता है इस पूरे रहस्य का निचोड़ है। वो खुद कहते हैं कि उनकी कहानी में 40% हकीकत है और 60% कल्पना। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि जब सच के पन्ने खाली रह जाते हैं तो उन खाली जगहों को भरने के लिए कल्पना ही आगे आती है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, स्टोनमैन कौन था? ये हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन उसकी कहानी एक ऐसी विरासत छोड़ गई है जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि कैसे हकीकत, अफवाहें और डर मिलकर एक ऐसी पहेली बना सकते हैं जिसका शायद कोई जवाब ही ना हो।